हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 17 जो कि आपका है दैनिक जीवन में रसायन, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सहज सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट विथ लॉजिक समझने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो देखिए, जैसा कि आपका पाठ का नाम है, सबसे पहले इसको हम लॉजिकली थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर है क्या ये पाठ का नाम जो है, आखिर इस पाठ के अंदर है क्या। पाठ का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री ऑफ डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का किस प्रकार से महत्व है और केमिस्ट्री का उपयोग हम अपने डेली लाइफ में किस प्रकार से करते हैं, इस पाठ के अंदर हम इस चीज को सीखेंगे। अब देखिए क्या है कि डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, जैसे ही हम सुबह बिस्तर से सो करके उठते हैं हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि क्या, सुबह उठते हैं हम तो सबसे पहला काम हमारा होता है ब्रश करना, अपने टूथ में अपने दांतों में क्या करना होता है, ब्रश करना होता है। और ब्रश के लिए जो पेस्ट आपका होता है, ब्रश के लिए जो मंजन आपका होता है, वह क्या है, रासायनिक यौगिक है, केमिकल है। उसमें क्या है, केमिकल मिला हुआ है। वह क्या है, क्षारी है। उसमें क्या होता है, क्षार मिला होता है, जो कि हमारे दांतों को क्या करता है, साफ कर देता है। तो हम दैनिक जीवन में अपने जैसे ही बिस्तर से उठते हैं रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपका पेस्ट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और आपका जैसे नमक हो गया। नमक भी क्या है, रासायनिक यौगिक है। नमक भी क्या है, रासायनिक यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक जो दो या दो तत्व तो हम लोग पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। तत्व किसे कहते हैं, जिसको हम और भागों में तोड़ नहीं सकते। तो दो या दो से अधिक तत्व मिल करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व मिल करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। यानी कि तत्व को तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यौगिक को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे नमक का होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें देखिए Na एक तत्व है, Cl क्लोरीन एक तत्व है। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों को मिला दिया गया तो क्या प्राप्त हो गया, यौगिक प्राप्त हो गया। और NaCl क्या है, सूत्र है। NaCl क्या है, सूत्र है। तो जिसे सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसका सूत्र बना सकते हैं, वह क्या है, यौगिक है। तो जैसे ही हम सुबह से उठते हैं हम रासायनिक यौगिकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपका पेस्ट हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया। क्या नमक और चीनी के बिना आपका स्वाद, खाने का कोई स्वाद रह जाएगा, नहीं रह जाता है। तो हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली के लाइफ में हम रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो पेस्ट हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब तो खाने की सामान हो गई। और देखिए, और इंसान को और क्या जरूरत होता है, रहने का जरूरत होता है। तो रहने का जो घर होता है, जो आपका सीमेंट होता है, सीमेंट भी क्या है, सीमेंट भी आपका रासायनिक यौगिक है। तो यही सब कुछ ऐसे रासायनिक यौगिकों का जो कि हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक यौगिकों का जो कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इस पाठ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला यौगिक क्या आता है, आपका जल। क्या आता है, जल। जल कितना महत्वपूर्ण है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जिस प्रकार से नमक और चीनी के बिना खाने का कोई स्वाद नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जल के बिना किसी भी इंसान का, किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी जीव हो, लेकिन जल के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। तो सबसे पहला हेडिंग हम किसको समझेंगे, जल को, जो कि आपके इस किताब का पहला टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं वाटर। तो आइए जल को बारी बारी से समझते हैं। इसका अणु सूत्र क्या होता है, H2O। अब देखिए, अणु सूत्र का मतलब क्या हुआ, हमने बताया जल क्या है। सबसे पहली बात कि जल तत्व है या यौगिक, तो हम कहेंगे कि जल क्या है, यौगिक है। क्यों, क्योंकि जल में जल का अणु सूत्र होता है H2O, और जिसका सूत्र होता है, जिसका अणु सूत्र होता है, वह क्या कहलाता है, यौगिक। या दो या दो से अधिक तत्व जिसमें मिले हों वह क्या कहलाता है, यौगिक। तो एक इसमें ऑक्सीजन है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन है, दो तत्व मिले हैं, तो दो या दो से अधिक तत्व जिसमें होते हैं क्या कहलाता है,
यौगिक कहलाता है। तो जल सबसे पहली चीज क्या है? यौगिक। एक नंबर का प्रश्न अगर पूछता है कि जल तत्व है या यौगिक, तो आप बताएंगे कि जल क्या है? यौगिक है। तो इसका अणु सूत्र कितना होता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन के, इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु उपस्थित होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु जब आपस में मिलता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। दूसरा चीज कि इसका अणुभार, अणुभार क्या है? जल का अणुभार। देखिए हाइड्रोजन का अणुभार, एक हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी क्या होता है? दोनों 1-1 होता है। तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16 होता है। तो जल का जो अणु सूत्र हो गया, देखिए 16 अणुभार है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन H2 का अणुभार कितना हो गया? 2। तो 16 + 2 बराबर का कितना हो गया आपका? 18। तो जो जल का अणुभार होता है वह कितना होता है? 18 होता है। जल का अणुभार कितना होता है? 18। दूसरा नंबर कि यह अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बन। कार्बन जिसको आप जानते हैं C से, जो कि प्राकृतिक में पाया जाता है। तो H2O में क्या आपको कहीं पे कार्बन दिख रहा है? कहीं पे C दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जिसमें C उपस्थित नहीं होता, कार्बन उपस्थित नहीं होता, वह क्या कहलाता है? अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। भाई यौगिक तो आप समझ गए, लेकिन अकार्बनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन उपस्थित न हो। तो यहां जल में कार्बन नहीं होता, इसलिए जल क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। अब देखिए इसकी कोणीय संरचना। कोणीय संरचना क्या है? जल में 2 चीज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब कभी भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो भाई देखिए, भले से हाइड्रोजन का जो अणु होगा बहुत छोटा होगा, ऑक्सीजन का अणु जो होगा बहुत छोटा होगा। इसको अगर जूम करके हम देखें तो H2O जो होगा, मान लेते हैं इसको बहुत जूम कर दिए हम, तो यहाँ पे रहेगा आपका H यानी कि हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन के 2 अणु, और यहां पे अगर रहा O, यहां पे क्या रहा? O। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वह कितना होता है? 104 डिग्री 28 मिनट। यानी कि इसमें 2 तत्व हैं, इन दोनों तत्वों के मध्य का जो कोण होता है H2 और ऑक्सीजन, H2 और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य का जो कोण होता है वह कितना होता है? 104 डिग्री 28 मिनट होता है। अगला चीज कि जो जल होता है कैसा होता है? दिखने में कैसा लगता है? कौन से रंग का जल होता है? रंगहीन। जल का, पानी का कोई रंग नहीं होता। गंधहीन, पानी में कोई गंध नहीं होता। स्वादहीन, पानी में कोई भी स्वाद नहीं होता। तो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन जल कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। दूसरा घनत्व। जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिकतम होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम इसका क्या होता है? घनत्व होता है। अगर बर्फ की घनत्व की बात करें तो 0.9 ग्राम प्रति ml होता है बर्फ का घनत्व। बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम प्रति ml होता है। तो ये तो जल के बारे में कुछ रहा। अब हम बात करेंगे जल के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जल के प्रकार। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। जल के प्रकार। तो आपका अगला है जल के प्रकार, टाइप ऑफ वाटर। तो जल कितने प्रकार का होता है? तो देखिए जल मुख्यतः 4 प्रकार से पाया जाता है। नंबर 1 आसुत जल, डिजिटल वाटर जिसे हम क्या कहते हैं? डिजिटल वाटर कहते हैं। मृदु जल जिसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। कठोर जल जिसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। और भारी जल जिसे हम क्या कहते हैं? हैवी वाटर। अब देखिए जो कठोर जल होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक अस्थायी
एक अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। यानी कि जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक अस्थाई कठोरता और दूसरा अस्थाई कठोरता पाई जाती है। सबसे पहले बात हम करेंगे किसकी, आसुत जल की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम आसुत जल की बात करेंगे। तो ये देखिए जल जो है 4 प्रकार का होता है, इन्हें आप याद रखेंगे सब, जिसको हम बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आपका है आसुत जल, दूसरा आपका नंबर ए आपका है आसुत जल, नंबर बी आपका है मृदुल जल, सी आपका है कठोर जल और डी आपका है भारी जल। तो इन चारों जलों के बारे में हम बारी बारी से आइए समझते हैं। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला जल के प्रकार का जो पहला नंबर है वह है आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। तो देखिए डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, इसे हम एकदम शुद्ध जल भी कह सकते हैं, जल का शुद्धतम रूप भी कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें देखिए जो आपका आसुत जल होता है इसमें केवल व केवल H2O के ही अणु उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी और पदार्थ, कोई भी और तत्व नहीं मिले होते हैं, केवल व केवल किसके अणु होते हैं, H2O के। तो जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि न मिली हो उसे हम क्या कहते हैं, आसुत जल कहते हैं। अब देखिए इसका जो पीपीएम होता है, पार्टिकल प्रति मिनट, वह कितना होता है, 0 होता है। अब इसको प्राप्त करने की जो विधि है उसे हम किस विधि से प्राप्त करते हैं, आसवन विधि से। जो आसुत जल होता है, आसुत जल को हम कैसे प्राप्त करते हैं, आसवन विधि से। अब देखिए आइए बताते हैं आसवन विधि क्या होती है। जैसे जो हमारा नॉर्मल जल होता है, जैसे हैंडपंप से निकला हुआ जल, कुएं से निकला हुआ जल, यानी कि इसे हम कहते हैं अशुद्ध जल। क्या, अशुद्ध जल। जो हैंडपंप या कुएं में उपस्थित जो जल होता है उसमें केवल व केवल H2O के अणु नहीं होते हैं, उसमें कुछ और भी पदार्थ मिले होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब पदार्थ उस जल में मिले होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध जल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध जल कहते हैं। तो एक इस प्रकार के बर्तन में हम क्या ले लेंगे, अशुद्ध जल ले लेंगे, और नीचे इसको हम क्या करेंगे, बर्नर की सहायता से, यह क्या है, बर्नर। तो बर्नर की सहायता से हम इस अशुद्ध जल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितने तक गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी होता है, जो जल होता है, वह उबलना चालू कर देता है और उबल करके वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। तो जब इसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, गर्म करते हैं, तो यह उबल करके क्या होता है, वाष्प के रूप में बदलने लगता है। अब देखिए इस जो बर्तन है, इस बर्तन की जो नली है, इसे हम थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं। ऊंचा क्यों रखते हैं, क्योंकि जब जल वाष्प के रूप में बदलेगा तो देखिए वाष्प केवल जल बदलेगा, जो जल के अणु हैं यानी H2O के जो अणु हैं, केवल H2O के ही अणु वाष्प के रूप में बदलेंगे, और जो अशुद्धि होगी, यानी वाष्प बनकर कौन उड़ेगा, केवल H2O के अणु, और जो इसमें अशुद्धि होगी वह अशुद्धि नहीं उड़ पाएगी, और यहाँ पे तलछटी में इसके आकर के क्या करेगी, बैठ जाएगी, और जल धीरे धीरे वाष्प के रूप में इस नली से होता हुआ यहां से गुजरेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लगा रखा है क्या, कंडेंसर। क्या लगा रखा है, कंडेंसर। इसे हम कहते हैं शीतलक भी कहते हैं। जैसे शीतलक जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये अगर पाइप है तो पाइप के ऊपर कपड़ा लगा करके इसमें हम पानी से भिगो देते हैं। जैसे कि गर्मी के दिनों में क्या करते हैं हम, जो मटका होता है, मटके के ऊपर कपड़ा या कुछ मोटा बोरा वगैरह क्या करते हैं, उस पर लपेट करके उसमें पानी जब हम ऊपर से डाल देते हैं तो अंदर का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो ये शीतलक क्या करता है, ये कंडेंसर क्या करता है कि ठंडा होता है, तो पाइप यहाँ पे क्या हो रहती है, ठंडी होती है। तो जब वाष्प यहां से वाष्प उड़ करके भाप के रूप में जब यहाँ आता है और शीतलक के पास जब पाइप में पहुंचता है तो शीतलक उसे ठंडा करके फिर से पुनः क्या बना देता है, जल बना देता है, और इस जल को हम यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं और यह हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध जल। इसे ही हम क्या कहते हैं, आसुत जल। और यहाँ पे केवल व केवल किसके अणु उपस्थित हैं, H2O के ही अणु उपस्थित हैं। बाकी अशुद्धि यहाँ से उड़ करके वापस नहीं जा पाएगी, और इस विधि को हम कहते हैं आसवन विधि। क्या कहते हैं, आसवन विधि। तो आसवन विधि द्वारा हम अशुद्ध जल से आसुत जल को
प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमारी रही आसवन विधि। चाहे तो आप इसका लैंग्वेज एक लाइन में लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, अशुद्ध जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे जल वाष्पित होकर के उड़ता है, और जिसे हम शीतलक के सहारे ठंडा करके पुनः से उसे जल के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार से प्राप्त जल क्या कहलाता है, शुद्ध जल या आसुत जल कहलाता है। अब देखिए आसुत जल का उपयोग कहां कहां होता है। जो देखिए बैटरी के अंदर पानी होता है, तो बैटरी के अंदर जो पानी होता है उसमें हम किस जल का उपयोग करते हैं, आसुत जल। जो बैटरी का पानी दुकान में मिलता है उससे लोग बहुत डरते हैं, छूना मत, बैटरी का पानी है, लेकिन उसमें क्या है, वह शुद्ध जल है, केवल H2O के अणु हैं, उसे आदमी पी भी सकता है, कुछ भी नहीं होगा। भाई बैटरी में ना आपका सल्फेट होता है, जो तेजाब होता है, सल्फेट होता है, वह बैटरी में उपस्थित होता है, ना कि बैटरी के पानी में। तो जो बैटरी का पानी आपका मिलता है वह शुद्ध जल होता है, उसे हम आराम से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वह हमारे शरीर में कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं रहता, केवल H2O रहता है, उपस्थित रहता है। तो बैटरी के पानी में आप देखे होंगे कभी कभी आपके घर में जब डॉक्टर आता है तो वह दवाई का शीशी जब लेता है तो किसी की कोई दवाई ऐसी होती है कि जिसमें सूखी होती है, जिसमें एक छोटा सा और पानी का बोतल होता है, उसको इंजेक्शन में भर करके, उससे उस पानी को इंजेक्शन में भर करके फिर वह उसमें सूखी वाली दवाई में मिलाता है, मिला करके हिला देता है, तो दवाई क्या होती है, घुल जाती है। तो उसमें कैसा पानी होता है, जो पानी आपका होता है शुद्धतम जल होता है, आसुत जल होता है, उससे हम क्या करते हैं, दवाई को घोलते हैं। तो दवाइयों को घोलने के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, आसुत जल का उपयोग करते हैं। अगला आपका है घाव को धोने में। जब कभी भी आपको चोट लगती है तो डॉक्टर आपके घावों को क्या करता है, धोता है। तो वह कैसे जल से धोता है, शुद्धतम जल से धोता है। क्यों? दवाइयों को हम आसुत जल से ही क्यों धोते हैं, नॉर्मल वाटर से क्यों नहीं धोते हैं? क्योंकि नॉर्मल वाटर में आपका देखिए सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व उपस्थित होते हैं। तो मान लेते हैं कि जिस दवाई में हम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वाले जल को अगर हम इस दवाई में अगर मिलाते हैं, दवाई में घोलते हैं, तो यहाँ पे जो सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वह दवाई के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, और हो सकता है कि वह दवाई हमारे लिए घातक साबित हो। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, शुद्धतम जल का उपयोग करते हैं, आसुत जल का उपयोग करते हैं। अब देखिए वर्षा का जल, वर्षा का जल एक लाइन में वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वर्षा का जल आसुत जल है या अशुद्ध जल है। देखिए बताते हैं वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जल वर्षा कैसे होती है, समुद्र में उपस्थित जो जल होता है, सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती हैं तो ये समुद्र का जल वाष्पित होता है और वाष्प के रूप में क्या करता है, आसमान में ऊपर चला जाता है। और जब उसको उसका टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि वह जल जो ऊपर गया हुआ होता है उसको उचित टेम्परेचर जब मिल जाता है तो वह बूंद के रूप में टपकने लगता है और हमारी पृथ्वी पर वर्षा होने लगती है और हम आराम से वर्षा से नहाते हैं, अपने फसलों की हमारे सिंचाई होती है। तो ये देखिए वर्षा का जल कैसा हुआ भाई, इस जल में भी हम क्या करते हैं, समुद्र का जल अशुद्ध जल, वाष्पन होता है उसका भी, ऊपर जाकर के शीतलक का काम क्या करता है, ऊपर का टेम्परेचर, और ऊपर का टेम्परेचर शीतलक का काम करता है। और वर्षा जब होती है तो वह कैसा जल होता है, शुद्ध जल होता है। लेकिन वर्षा का जल फिर भी शुद्ध नहीं माना जाता है। इसका जो पीपीएम होता है, पार्टिकल प्रति मिनट जो होता है वह 250 होता है, 0 नहीं होता है। जबकि शुद्ध जल का पीपीएम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और इसका 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्षा से ऊपर से जो जल आता है वह तो आपका क्या है, शुद्ध जल है। लेकिन हमारे वायु मंडल में, हमारे वातावरण में तो काफी अशुद्धियां हैं। जैसे कि कोई आग जला रहा है तो उससे धुआं निकल रहा है, कोई अन्य अनेक प्रकार की वाहनें चल रही हैं उससे धुआं निकल रहा है, तो उसका धुआं कहाँ जा रहा है, हमारे वातावरण में जा रहा है। पर कई प्रकार के धूल कण है, डस्ट है, वह हमारे कहाँ विचरण कर रहे हैं, वातावरण में। तो जब वर्षा का कण आता है पृथ्वी पर तो जो हमारे वायुमंडल में अशुद्धियां हैं वह वायुमंडल की अशुद्धियां हमारे वर्षा के जल में क्या करती हैं, मिल जाती हैं, और हमारा वर्षा का जल जो होता है अशुद्ध जल हो जाता है, यानी आसुत जल नहीं रह जाता है। देखिए जब कहा जाता है कि जब पहली लोग कहते हैं गांव में कि पहली वर्षा जब होती है तो उसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए वर्षा का दिन जो होता है साल में एक बार आता है और 6-7 महीने 8 महीने बाद आता है। तो 6-7-8 महीने में हमारे जो वातावरण में जो अशुद्ध
अशुद्धियां होती हैं बहुत मात्रा में हो जाती हैं, और जब पहली बारिश होती है तो वह सारी अशुद्धियां हमारे वर्षा के जल में मिल जाती हैं, और जिससे हम नहाएंगे तो बड़े बड़े क्या हो जाएंगे, फोड़े हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि पहले वर्षा में हमें नहीं नहाना चाहिए। तो ये तो रहा हमारा अशुद्ध जल। तो अशुद्ध जल की परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जिसमें केवल व केवल H2O के अणु उपस्थित हों, यानी कि शुद्ध जल ही क्या हमारा है, अशुद्ध जल है। जिसमें केवल शुद्ध जल ही को ही हम क्या कहते हैं, शुद्धतम जल ही क्या है, अशुद्ध जल है, जिसमें केवल व केवल H2O के ही अणु उपस्थित होते हैं। अन्य किसी भी प्रकार का कोई तत्व उपस्थित नहीं होता है। नंबर 2 आपका है मृदु जल। नंबर 2 आपका है मृदु जल। मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं, मृदु जल। देखिए जो आपका शुद्धतम जल होता है, शुद्धतम जल जो होता है उसमें अगर सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की उचित मात्रा मिला दिया जाए, यानी कि अगर जो आपका H2O होता है उसमें अगर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अगर उचित मात्रा उपस्थित हो तो वह क्या होता है, मृदु जल होता है, जिसे हम कहते हैं पीने योग्य पानी। पीने योग्य पानी यानी पीने योग्य पानी में हमारा क्या क्या उपस्थित होता है, उसमें H2O के अणुओं के साथ साथ उचित मात्रा में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम मैग्नीशियम उपस्थित होता है, जिसे हम कहते हैं पीने का पानी, पीने योग्य पानी। इसका देखिए जो पार्टिकल प्रति मिली या मिनट, तो ये आपका होता है 150। इसका पीपीएम कितना होता है, 150, और अशुद्ध जल का पीपीएम कितना होता है, 0 होता है। तो इसका पीपीएम कितना होता है, 150 होता है। यह साबुन के साथ यह साबुन के साथ झाग देता है, यह साबुन के साथ अच्छे प्रकार से झाग देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। तो मृदु जल क्या है, जिसमें H2O के अणुओं के साथ सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की उचित मात्रा उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, मृदु जल। और मृदु जल को ही हम कहते हैं पीने योग्य पानी, जिसका पीपीएम आपका होता है 150, और यह साबुन के साथ अच्छा खासा झाग देता है। साबुन के साथ क्या करता है, अच्छा खासा झाग देता है। तो ये तो रहा आपका बी नंबर, जो कि आपका है मृदु जल। तो पहला नंबर अशुद्ध जल, दूसरा नंबर मृदु जल। अब आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम कठोर जल पर। तो देखिए अगला जो तीसरा नंबर आपका है कठोर जल। तो कठोर जल क्या होता है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर आपका क्या होता है, जैसे जल में आपका हार्ड वाटर। अगला आपका है तीसरा नंबर कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर। तो अगले क्रम में आपका जो तीसरा नंबर है वह है कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर देखिए सबसे पहला चीज कि यह साबुन में कम झाग देता है, साबुन में झाग जो है इसका कम होता है। जो साबुन के साथ कम झाग देता है उसे हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। और यह कहां पाया जाता है, तालाब में या समुद्र में। तालाब, समुद्र, नदियों का जो जल होता है उसे हम क्या मानते हैं, कठोर जल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। अब देखिए यहां पे हमने बताया था कि कठोर जल जो होता है 2 प्रकार का होता है। जो जल के अणु होते हैं H2O में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है, सोडियम या कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें से 2 प्रकार का होता है कि एक अगर बाइकार्बोनेट अगर सोडियम का बाइकार्बोनेट या कैल्शियम के साथ बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट जुड़ा हुआ है, तो जो जल आपका होगा वह क्या होगा, अस्थायी। जो जल की कठोरता होगी वह अस्थायी कठोरता होगी। वह कैसी कठोरता होगी, अस्थायी कठोरता होगी। और जिसमें क्लोराइड या सल्फेट मिले हो,
क्लोराइड या सल्फेट, यानी कि जिसमें क्लोराइड Cl2 मिला हो, सॉरी क्लोराइड Cl मिला हो और सल्फेट S मिला हो, तो उसमें हम उस जल की कठोरता कैसी कठोरता होती है? अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता का मतलब कि यह जल्दी नहीं जाती है। अस्थायी कठोरता क्या होती है? हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता जो होती है, अस्थायी कठोरता जो होती है जल के अणुओं में क्या क्या मिला होता है? आपका जल के अणुओं में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिला जाता है। अगर सोडियम का बाइकार्बोनेट या कैल्शियम यानी कि बाइकार्बोनेट जिसमें उपस्थित होता है, उसे हम जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं, और जिसमें क्लोराइड या सल्फेट मिला होता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी कठोरता कहते हैं, यानी जल की अस्थायी कठोरता। अगर जल में H2O के साथ सोडियम का क्लोराइड या सोडियम का सल्फेट, कैल्शियम का क्लोराइड या कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का क्लोराइड या मैग्नीशियम का सल्फेट मिला हो, तो उस जल को हम क्या कहते हैं? जल की अस्थायी कठोरता। और जब जल में सोडियम का बाइकार्बोनेट या कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट उपस्थित होता है, तो उसे हम कहते हैं जल की अस्थायी कठोरता। उसे हम क्या कहते हैं? जल की अस्थायी कठोरता। अब देखिए अस्थायी कठोरता क्या होती है? अधिक समय तक यह नहीं रहती। अस्थायी यानी कि अधिक समय तक अस्थायी नहीं रहती है। इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। कैसे? उबाल कर। जब हम कभी जल को उबालते हैं, अशुद्ध जल को उबालते हैं, कठोर जल को उबालते हैं, तो हम देखते हैं कि जल के ऊपर एक सफेद पपड़ी सी जम जाती है, या जल को निकाल लेने के बाद बर्तन में सफेद पपड़ी टाइप का जम जाता है। तो उस प्रकार से सफेद अवक्षेप गर्म करने पर या उबालने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और जल की कठोरता क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, और जो कठोर जल होता है मृदु जल में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो बाइकार्बोनेट है, जैसे बाइकार्बोनेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट क्या है? NaCO3, Na2CO3 सोडियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट Mg2CO3। तो इसमें से क्या होता है? CO3 क्या हो जाता है? अलग हो जाता है उबालने के बाद। CO3 जो बाइकार्बोनेट होता है वह अवक्षेप के रूप में, सफेद परत के रूप में क्या होता है? सफेद अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है, और जो जल होता है मृदु जल बन जाता है। या फिर इसे क्लार्क विधि द्वारा बुझा हुआ चूना अगर उसमें मिला दें तो वह क्या कहलाती है? क्लार्क विधि। और इससे भी जल, कठोर जल से क्या बन जाता है? मृदु जल बन जाता है। जैसे इसका अगर एक समीकरण दें तो आपका जैसे है CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको अगर हम क्या करते हैं? उबालते हैं, गर्म करते हैं, इसको उबाल करके गर्म करते हैं, तो आपका क्या क्या प्राप्त होता है? एक तो आपका जल प्राप्त होता है, प्लस CO2 प्राप्त होता है, प्लस CaCO3 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जल, इसको उबाल करके जल H2O को प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अस्थायी कठोरता क्या होती है। अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता जो होती है इसके विपरीत होती है, यानी कि अधिक समय तक रहती है। यह अधिक समय तक नहीं रहती और यह अधिक समय तक रहती है, अधिक समय तक रहती है, और इसे आसानी से नहीं दूर किया जा सकता। इसको दूर करने के लिए परम्यूटिक विधि आती है। परम्यूटिक विधि। इस विधि में क्या किया जाता है? परम्यूटिक विधि जो होती है, परम्यूटिक विधि में आपका Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट के विलयन को हम क्या करते हैं? एल्युमिनियम की सल्फेट के विलयन द्वारा हम जल की अस्थायी कठोरता को क्या करते हैं? दूर करते हैं। या फिर हम Na2CO3 को हम क्या करते हैं? गर्म करके Na2CO3 को हम अस्थायी कठोरता को भी दूर करने में प्रयोग करते हैं, और अस्थायी कठोरता को भी दूर करने के लिए Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये रहा कठोर जल। अब आइए देखते हैं जल्दी से हैवी जल। आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट। आपका अगला जो है D नंबर वह है भारी जल। क्या है? भारी जल। तो सबसे पहला चीज अगर हम देखें भारी जल के बारे में, सबसे पहला चीज तो इसका भारी जल का जो सूत्र होता है अणु
सूत्र। जो अणु सूत्र होता है वहां H2O होता है था, यहां क्या होता है D2O, जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल हैवी वाटर का जो सूत्र होता है, अणु सूत्र होता है, वह क्या होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अब इसके अगर अणु भार की बात करें हम, अणु भार, तो इसका अणु भार क्या होता है 20 होता है। जो नॉर्मल जल होता है, नॉर्मल जल यानी H2O का जो अणु भार होता है वह कितना होता है 18, लेकिन जो हैवी जल होता है उसका जो अणु भार होता है वह कितना होता है 20 होता है, 20 होता है, यानी उसके भार से थोड़ा सा इसका भार क्या होता है ज्यादा होता है। इसे हम, इसका उपयोग हम परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में करते हैं। मंदक यानी कि गाढ़ा होता है, ये कैसा होता है गाढ़ा होता है। तो हम किसी भी परमाणु संयंत्र यानी परमाणु यंत्रों में हम प्रोटॉन के स्पीड को धीमा करने के लिए, चूंकि यह क्या होता है गाढ़ा होता है, इसलिए मंदक का काम करता है। प्रोटॉनों के स्पीड को क्या कर देता है धीमा कर देता है। प्रोटॉनों के स्पीड को क्या कर देता है धीमा कर देता है। जल का जो क्वथनांक होता है, नॉर्मल जल का क्वथनांक, वह कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी नॉर्मल जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना चालू कर देता है। लेकिन जो भारी जल होता है उसका क्वथनांक 101.25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका कितना होता है 101.25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एक नंबर में कभी कभी प्रश्न दे देता है कि इसका खोज किसने किया। भारी जल का जो खोज है यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया। देखिए इसका खोज करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जल के 6000 अणुओं में, 6000 अणुओं में एक भारी जल का अणु होता है। भारी जल का अणु उपस्थित होता है। जो जल होता है, जो नॉर्मल जल होता है, उसके 6000 अणुओं में एक भारी जल का अणु उपस्थित होता है। इसका मतलब देखिए क्या है कि जैसे आपके पास अगर 6000 लीटर जल है तो उस 6000 लीटर में 1 लीटर जो है किसका अणु होगा? भारी जल का अणु होगा। एक किसका अणु होगा? भारी जल का अणु होगा। देखिए इसका जो निर्माण होता है, भारी जल का जो निर्माण होता है वह, इसका निर्माण, भारी जल का जो निर्माण होता है वह तालचर, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में उपस्थित है। तालचर जो कि उड़ीसा में है। तो भारी जल का निर्माण कहाँ होता है? तालचर यानी कि उड़ीसा में होता है। और इसके निर्माण की विधि जो है, निर्माण की विधि क्या है? 2 विधियों से इसका निर्माण किया जाता है। नंबर 1 है प्रभाजी आसवन विधि, और नंबर 2 है विद्युत अपघटन विधि। नंबर 1 आपका है प्रभाजी आसवन विधि और नंबर 2 आपका है विद्युत अपघटन विधि। नंबर 2 आपका क्या है? विद्युत अपघटन विधि। अब देखिए इसमें प्रभाजी आसवन में जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से हम जल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। बर्नर की सहायता से हम जल को गर्म करते हैं और इसके पाइप को इतना ऊपर रखते हैं कि इस जल में पर्याप्त जो अशुद्धि होती है वह ऊपर न जाने पाए। तो जो जल का अणु होता है, वह जो शुद्ध जल का अणु होता है, वह इस पाइप की सहायता से यहां चला जाता है। और जो अशुद्ध जल होता है, जो गाढ़ा जल लास्ट में बच जाता है, वही आपका क्या है? भारी जल। जो अंतिम में तलछटी में जो बैठ जाता है वही आपका है भारी जल। तो इस प्रकार से हम जल को अलग कर देते हैं। नंबर 1 जो आसवन विधि है, इसमें इस प्रकार से हम जल को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। और जो उसमें अशुद्धियां जो होती हैं, यानी कि जो गाढ़ापन जो बच जाता है अंतिम में, वही क्या कहलाता है? भारी जल कहलाता है। और नंबर 2 आपका है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन में होता यूं है कि इसमें हम
इस्पात से बने एक पात्र लेते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, और इस पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, जिसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सही से कर लें, कहीं आप लोग बोलोगे सर जी कंजूसी कर रहे हैं, तो जिसमें ये क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, जिसे हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड, कैथोड कहते हैं, माइनस चार्ज करते हैं। और एक इसमें प्लस सिरा भी रहता है, जो कि किसका होता है, निकिल का होता है। निकिल या मतलब किसी भी धातु का बना एक प्लस सिरा होता है, जिसे हम क्या करते हैं, इसमें क्या उपस्थित होता है, इसको यहां से हम प्लस देते हैं, यानी कि एनोड। प्लस सिरे को हम एनोड कहते हैं, माइनस सिरे को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और इसमें अशुद्ध जल को हम क्या करते हैं, भर देते हैं। और इसमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, यानी कि यहां से प्लस देते हैं, यहां से माइनस देते हैं, तो जल क्या होता है, आवेशित हो जाता है। और जो जल में अशुद्धियां होती हैं, इस कैथोड पर क्या होती हैं, चिपक जाती हैं। और जो शुद्ध जल होता है यहां से, इसे हम क्या करते हैं, इस शुद्ध जल को यहां से बाहर निकाल देते हैं। तो अशुद्धियां इसके ऊपर जो चिपक जाती हैं, यानी कि वही क्या होता है, यहाँ पे भारी जल होता है। तो विद्युत अपघटन, इस प्रकार से विद्युत अपघटन कराया जाता है, यानी कि जब प्लस और माइनस को दिया जाता, प्लस माइनस प्रवाहित कराया जाता है इसमें एनोड और कैथोड में, तो इससे होता यह है कि इसमें आवेशित होकर के जो अशुद्धियां होती हैं एनोड में चिपक जाती हैं, और जो जल होता है वह फ्री हो जाता है, और इसे नल की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। और इसमें जो बाकी बचे जल की जो मात्रा होती है, वही क्या कहलाती है, हैवी जल। तो विद्युत अपघटन और प्रभाजी आसवन, तो ये आपकी प्रभाजी आसवन है, और यह क्या है, विद्युत अपघटन। तो इस विधि द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इन चारों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हम आइए देख लेते हैं। तो देखिए हमने 4 प्रकार के जल को पढ़ा। नंबर वन जो आपका था, नंबर ए, वह क्या था, आसुत जल था। क्या था, आसुत जल। तो आसुत जल क्या होता है, जिसमें केवल H2O उपस्थित हो। और नंबर बी आपका था मृदु जल। मृदु जल, तो मृदु जल जो होता है उसमें H2O में उचित मात्रा में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होता है, तो वह क्या कहलाता है, मृदु जल कहलाता है। और नंबर सी आपका था कठोर जल। कठोर जल, तो अगर H2O में सोडियम या कैल्शियम का अगर बाइकार्बोनेट उपस्थित है, बाइकार्बोनेट अगर उपस्थित है, तो आपका अस्थायी कठोर जल होगा। और अगर क्लोराइड या सल्फेट, सोडियम का और कैल्शियम का क्लोराइड और सल्फेट उपस्थित है, तो वह क्या कहलाएगा, अस्थायी कठोर जल कहलाएगा। और नंबर 4 यानी कि बी पे आपका जो था, वह था हैवी जल, यानी भारी जल। तो भारी जल को हम क्या कहते हैं, D2O से प्रदर्शित करते हैं। और इसका परमाणु भार क्या होता है, 20 होता है, जो कि 6000 नॉर्मल जल में 6000 नॉर्मल जल के अणु में एक भारी जल का भी अणु होता है। यानी आपके पास अगर 6000 लीटर भारी जल है, तो उसमें से 1 लीटर क्या होगा, 6000 लीटर अगर नॉर्मल जल है, तो उसमें 1 लीटर क्या होगा, भारी जल होगा। तो ये रहा आपका जल का इतिहास पूरा। अब आप एक इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट। साधारण नमक क्या होता है, साधारण नमक का जो सूत्र होता है, अणु सूत्र, वह आपका होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड आपका होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। और देखिए जो साधारण नमक होता है, समुद्र के जल में पाया जाता है। समुद्र के जल में पाया जाता है। समुद्र के जल में 30 से 35 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 30 से 35 ग्राम नमक उपस्थित होता है। समुद्र के जल में 30 से 35 ग्राम प्रति लीटर लवण, इसको हम लवण भी कहते हैं। NaCl को हम क्या कहते हैं, लवण भी कहते हैं। लवण उपस्थित होता है।
है। तो देखिए जो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है, अणुसूत्र है, वह क्या है, NaCl है, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और देखिए समुद्र के जल में 1 लीटर जल में 30 से 35 ग्राम, 1 लीटर जल में 30 से 35 ग्राम क्या होता है, लवण उपस्थित होता है, यानी NaCl उपस्थित होता है, नमक उपस्थित होता है। अब देखिए नमक का हम निर्माण कैसे करते हैं, नमक का निर्माण, नमक का निर्माण कैसे किया जाता है। नमक का निर्माण देखिए क्या होता है कि समुद्र के किनारे, समुद्र में क्या होता है कि लहरें आती हैं, समुद्र के जल में लहरें आती हैं जो कि कई मीलों दूर तक जाती हैं। समुद्र के जल में जब लहरें, जैसे कि समुद्र के जल में ज्वार भाटा, 24 घंटे में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा का मतलब यह है कि समुद्र का जल एक बार ऊपर की ओर उठता है, जिसे हम कहते हैं ज्वार, और जब वही जल ऊपर उठने के बाद जब नीचे गिरता है तो उसे हम कहते हैं भाटा। उससे होता यह है कि जब समुद्र का जल ऊपर उठ करके नीचे आता है तो समुद्र में क्या होती है, लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। और वह लहरें, जैसे समुद्र का जल यहां तक है तो वो लहरें जब समुद्र मान लेते हैं कि इतने में हमारा क्या है, समुद्र, जब इसका पानी ऊपर जाता है, ऊपर आने के बाद फिर से नीचे आता है, यानी समुद्र में 24 घंटे में एक बार ज्वार भाटा आता है और आने के बाद इसमें लहर उठती है जो मीलों दूर तक जाती है। कितने दूर तक जाती है, मीलों दूर तक जाती है। अब इसमें क्या होता है, हमने बताया कि 30 से 35 ग्राम 1 लीटर में लवण उपस्थित होता है। अब देखिए ये जब मीलों दूर जाती हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि छोटी छोटी हम क्यारियां बना लेते हैं, मेड़ दे करके छोटी छोटी इसमें क्या बना देते हैं, क्यारियां बना देते हैं। तो जब समुद्र का पानी जब यहाँ तक लहरों के माध्यम से आता है तो चूंकि यहाँ पे क्यारी बनी हुई है, यहाँ पे क्या बनी हुई है, क्यारियां बनी हुई हैं, तो इसमें इन क्यारियों में पानी क्या होता है, भर जाता है। तो इस पानी को जब भर जाता है यहाँ, और फिर यह सूर्य के प्रकाश में इसमें से जल जो है वाष्पित हो जाता है। समुद्र का जल जब लहरों के माध्यम से इन क्यारियों तक पहुंचता है तो क्यारियों में जल क्या हो जाता है, भर जाता है। फिर सूर्य की किरणों द्वारा जल को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और नमक की मात्रा इस क्यारियों में सेव बच जाती है। तो इसमें जो नमक की मात्रा उपस्थित होती है, नमक की मात्रा बच जाती है, इसमें धूल के कण और अन्य भी अपद्रव्य मिले होते हैं, धूल के कण, बालू के कण और अन्य भी अपद्रव्य मिले होते हैं, जिसका हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, जिसका हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण कर लेते हैं। और इससे जो नमक प्राप्त होता है, इसमें कई चीजें मिलाते हैं, जैसे कि आयोडीन, जो कि हमारे शरीर में क्या होता है, फायदेमंद होता है। तो इसमें आयोडीन वगैरह मिला करके इसको शुद्ध करके इसे हम क्या करते हैं, क्या बना लेते हैं, खाने का नमक, खाने वाला नमक बना लेते हैं। अब देखिए नमक का उपयोग कहाँ करना है, नमक का उपयोग, तो नमक का उपयोग खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, खराब होने से बचाता है। देखिए क्या है कि जब आपके घर में कभी अचार वगैरह जब डाला जाता है तो उसमें नमक की मात्रा ज्यादा डाली जाती है ताकि आपका अचार खराब ना हो। तो खाद्य पदार्थों को क्या करता है, नमक रख रखाव में उसकी मदद करता है। नमक में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, जिसको अन्य बाहर की बैक्टीरिया से अटैक करने से नमक क्या होता है, बचाता है। तो इसलिए खाद्य पदार्थ जल्दी से खराब नहीं होते हैं अगर उसमें नमक मिला होता है तब। और नंबर 2 आपका है कि जैसे कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं, यानी NaCl का प्रयोग करते हैं इन सब के निर्माण के लिए। कास्टिक सोडा या फिर आपका धोने का सोडा है, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण के निर्माण में हम NaCl का उपयोग करते हैं। और यदि हमारे शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, यानी हमारे शरीर में अगर जल की मात्रा कम हो जाती है तो चीनी और नमक का मिश्रण,
चीनी और नमक का मिश्रण देने पर, चीनी और नमक का मिश्रण देने पर, पिलाने पर हमारे जल जो शरीर में जल की कमी होती है वह क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।